तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑल फॉर वन से लड़ने की वजह से ऑल माइट अपनी सारी पावर्स खो देता है और इजुको ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बाकुगो को बचा लिया था। उस दिन के इंसिडेंट के बाद पुलिस उन सभी से सवाल जवाब करती है, जिसके बाद वो बाकुगो को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट हॉस्पिटल में एडमिट था, जहाँ उससे सुकाची और ग्रैंड टोरिनो मिलने आते हैं, जहाँ वो शिगराकी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। पर अभी उनके पास कोई तरीका नहीं है जिससे वो पता लगा सके कि वो सच में नाना शिमुरा का ग्रैंडसन है, क्योंकि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसने अपने बेटे को अनाथ आश्रम में रख दिया था ताकि वो हीरो वर्ल्ड के खतरों से दूर रहे। ऑल माइट शिगराकी को ढूंढने जाना चाहता है, पर ग्रैंड उसे रोक देता है। ये मुझ पे और सुकाची पर छोड़ दो, तुम वापस यूए जाओ। दूसरी तरफ शोटो वापस से घर आता है, जहाँ उसका बापू गुस्से में था, जो कि अब नंबर 1 हीरो बन चुका है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस तरह नंबर 1 नहीं बनना चाहता था। दूसरी तरफ डेकू को ऑल माइट का मैसेज आता है और वो दोनों उसी बीच पर मिलने जाते हैं, लेकिन डेकू को गले लगाने की जगह वो उसके मुंह पर पंच मारता है, क्योंकि उसने फिर से उसकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद ऑल माइट उसे बताता है कि उसके हीरो बनने का समय खत्म हो चुका है और अब वो अपने हीरो वाले फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता। और वो डेकू की तारीफ भी करता है, क्योंकि वो बिना किसी इंजरी के बाकुगो को बचाने में कामयाब हुआ था। आगे वो कहता है कि वो अपने बचे खुचे समय में अपने सक्सेसर को ट्रेन करेगा। स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के प्लान को शुरू करने का समय आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पेरेंट्स से परमिशन ले ताकि हम एनहांस ट्रेनिंग को शुरू कर सके। जिसके बाद ऑल माइट और आइजावा एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास जाने लगते हैं और सारे पेरेंट्स को मनाने के बाद वो बाकुगो के पेरेंट्स के पास जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसके टकले पर बजाते हुए कहती है कि उन्हें यूए पर पूरा भरोसा है और उन दोनों को लड़ते हुए देखकर पता चल जाता है कि उसका स्वभाव आखिर किस पर गया है। इसके बाद वो आखिर में डेकू की मॉम से मिलने जाता है, जो कि उसे देखकर डेकू की तरह ही पगला जाती है। लेकिन इजुको इतनी बार इंजर्ड हो चुका था कि उसकी मॉम उसे वापस से स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, तो ऑल माइट उससे झुककर माफी मांगता है और उससे इजुको को वापस भेजने की रिक्वेस्ट करता है। मैं इसे अपनी जान दांव पर लगाकर भी प्रोटेक्ट करूंगा, आप प्लीज इसे भेज दीजिए। जिसके बाद आखिरकार उसकी मॉम भी मान जाती है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपने घरों को छोड़कर डॉर्म्स में मूव होने आ जाते हैं और वो अब से यहीं पर रहने वाले हैं। वहाँ पर आइजावा उनका इंतजार कर रहा था। वो सबसे पहले उन सभी को रूल समझाता है, जिसके बाद वो अंदर का टूर दे रहा था। और आज उन स्टूडेंट्स का टास्क ये है कि वो सब लोग खुद को अलग अलग रूम में अरेंज करेंगे। वही मीनटा खुश होने लगता है, क्योंकि नहाने और कपड़े धोने की जगह उसे एक ही लग रही थी। पर तभी आइजावा उसे बताता है कि जेंडर के बेस पर वो दोनों अलग हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम को सेटअप कर लेते हैं, जहाँ इजुको का रूम ऑल माइट के फिगर से भरा हुआ था। इसके बाद जब टोकोयामी के रूम की बारी आती है, वो बिल्कुल ही अंधेरा था। आओ मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हें कुछ महसूस कराऊंगा। लेकिन सभी लोग उसके रूम को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब सारे रूम्स के टूर खत्म होते हैं, वो एक एग्जाम को अनाउंस करते हैं, जिसके रिजल्ट के बेस पर उन्हें टेम्पररी हीरो लाइसेंस मिलेंगे। वहाँ पर कुछ प्रो हीरोज भी आते हैं, जो कि उन्हें एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स के अल्टीमेट मूव्स पर काम करेंगे, यानी एक ऐसा मूव जिसका अगर वो यूज करते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर ट्रेनिंग के लिए जिम में जाते हैं, जहां आइजावा उन्हें समझाता है कि अल्टीमेट मूव्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और हीरोज के किन क्वालिटी के बेसिस पर जज किया जाता है। इसके बाद अगले 10 दिनों तक सारे स्टूडेंट्स दुगनी मेहनत से अपने क्वर्क्स को ट्रेन करेंगे और साथ ही अपने अपने सुपर मूव्स को भी सीखेंगे, जिसके बेसिस पर उनकी हीरो कॉस्ट्यूम भी इम्प्रूव की जाएगी। डेकू को टिप्स देने के लिए वहां पर ऑल माइट भी आ जाता है, जो डेकू से कहता है कि वो अपने खुद के स्पेशल मूव पर काम करे, जिसकी वजह से वो गहरी सोच में चला जाता है। इसके बाद वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने लगता है, जहां वो सूट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। ईडा और ओचाको भी वहीं पर जा रहे थे, जिस दौरान वो डेकू से मिलते हैं। पर तभी वहां पर एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से हात्सुमे उसके ऊपर जाकर गिरती है और वो बेचारा नजारे को देखकर शॉक में चला जाता है। लैब के अंदर जाने के बाद वो उनसे पूछता है कि क्या वो उसके हाथों की ताकत बढ़ा सकते हैं। तभी मैं उसके पास आकर उसे एग्जामिन करने लगती है और उसे अजीबोगरीब सा सूट पहना देती है, जो कि देखने में तो भद्दा लग ही रहा था, पर इसके अलावा वो उसकी कमर को भी मोड़ देता है। इन सब चीजों को देखकर ईडा डर जाता है और वो चुपके से पावर लोडर से बात करने जाता है। क्या तुम मेरे लिए कुछ थ्रस्टर्स बना सकते हो? लेकिन उसकी बातों को मैं सुन जाती है, जो कि उसके हाथों में जबरदस्ती थ्रस्टर्स पहनाकर उसके मना करने के बावजूद भी उसे ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो छत पर जाकर टकराता है। वहीं ईडा जब नीचे गिरता है, डेकू के दिमाग की बत्ती जलने लगती है और सारी चीजों को जोड़ने के बाद उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद हम फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहां बाकुगो ट्रेनिंग करने के दौरान एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है, जो कि उड़ता हुआ सीधा ऑल माइट की तरफ जा रहा था। पर इससे पहले कि उसका चूरमा बनता, वहां पर डेकू आकर उसे बचा लेता है, जो कि अब अपने पैरों का यूज कर रहा था। उसका नया सूट उसके हाथ और पैरों को ज्यादा स्टेबल बनाता है, जिसकी वजह से वो इन मूव्स का यूज
कर सकता है। तभी आइजावा और बाकुगो ऑल माइट से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। तो अब मैं बस इनके लिए बोझ बन गया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइजावा उन्हें बताता है कि उन्हें इस एग्जाम में दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से भिड़ना होगा। वहीं अब सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने अल्टीमेट मूव्स को बना लिया था और अब एग्जाम का दिन आ चुका है और वो अपने एग्जाम देने के लिए नेशनल अरीना में पहुंचते हैं, जहां वो लोग बात कर ही रहे थे। तभी किसी और स्कूल का स्टूडेंट बीच में उतर आता है। ये देखकर शिशिकुरा उससे कहता है, तुम्हें दूसरे लोगों की बातों पे नहीं घुसना चाहिए। तुम सच कह रहे हो, इस हरकत के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो यूए जैसे ही एक खतरनाक स्कूल से बिलोंग करता है। आइजावा बताता है कि वो रिकमेंडेशन में टॉप पर था, पर किसी वजह से उसने यूए में एडमिशन लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो स्टेडियम के अंदर एक बड़े से हॉल में जाते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि इस लाइसेंस की मदद से वो सेमी प्रोफेशनल हीरो बन सकते हैं। और इस एग्जाम के लिए टोटल 1540 स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन पहले टेस्ट को सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही पास करने वाले हैं। सभी एग्जामिनीज को अपने शरीर के ऊपर टारगेट्स लगाने होंगे, ऐसे एरिया में जो छुपा हुआ ना हो। तुम सभी के पास 6-6 बॉल्स होंगी, जिससे हिट करने पर टारगेट जल उठेगा। जिसके भी सारे टारगेट्स जल गए वो आउट हो जाएगा। जो भी लास्ट वाले टारगेट को जलाएगा पॉइंट उसी को मिलेगा। आगे जाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। इसके बाद जब वो पूरा एरिया खुलता है, वो देखते हैं कि वो एक बड़े से एक ग्राउंड में है, जो कि अलग अलग तरीके के एरिया में बटा हुआ है। हम सभी को एक ग्रुप में काम करना चाहिए, ऐसा करना बेहतर होगा। लेकिन शोटो और बाकुगो किसी ग्रुप में काम नहीं करना चाहते थे और वो अकेले ही निकल जाते हैं। लेकिन यूए फेस्टिवल की वजह से यूए के सारे स्टूडेंट्स के क्वर्क्स के बारे में बाकी सभी स्कूलों को पता लग चुका है। जब टेस्ट को शुरू किया जाता है, सब के सब यूए स्कूल के स्टूडेंट्स पर ही हमला करते हैं, लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स साथ में लड़ते हुए उन बॉल से खुद के टारगेट्स को बचाने लगते हैं। जब वो हीरोज बनेंगे, उनके क्वर्क्स को सब जानते होंगे। असली हीरो वही होता है जो मुश्किल के समय को भी बदल दे। वहीं सारे स्टूडेंट्स के हमला करने के बावजूद भी वो यूए के एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाते। तभी केत्सुबुत्सु अकेडमी का मकाबे अपनी पावर से उन बॉल्स को कड़क बना देता है, जिसके बाद टैकी अपने बूमरैंग क्वर्क से टारगेट्स को लॉक करके उन्हें फेंक देता है और वो उनकी तरफ जमीन के अंदर से आ रहे थे। तो जीरो अपनी पावर्स का यूज करके पूरी जमीन को ही तोड़ देती है, लेकिन इसके बाद भी वो बॉल्स उन्हीं की तरफ आ रहे थे। पर मीना अपने एसिड का यूज करके उनसे मिनेटा को बचा लेती है। इसके बाद टोकोयामी अपने ब्लैक अबिस फॉर्म का यूज करता है और एक स्टूडेंट के ऊपर बॉल मारने जाता है, लेकिन वो अपने शरीर को अपने अंदर ही डालकर बचा लेती है। तभी शिंडो अपने वाइब्रेट क्वर्क का यूज करके वहाँ की जमीन ही पूरी उथल पुथल कर देता है, पर इसके आफ्टर शॉक को उसके शरीर को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए मूव नहीं कर पाता। तभी एक टेस्ट एरिया में हवा बड़ी ही तेजी से चलने लगती है और उन सभी के बॉल्स हवा में उड़ने लगते हैं। अभी तक तो कम से कम 3 लोगों को पास हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि ये पावर्स नासा की थी, जो कि उन सारी बॉल्स को इकट्ठा करके स्टूडेंट्स पर फेंकने लगता है, जो एक एक करके टारगेट्स को हिट कर रही थी। चलो कोई तो पास हुआ है। 120 स्टूडेंट्स आउट हो गए। इतनों को आउट करके एक स्टूडेंट पास हुआ। वहीं शिंडो के जमीन को उथल पुथल करने की वजह से क्लास 1 के सारे स्टूडेंट्स अलग हो गए हैं। डेको अपने प्लान के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर केमी आ जाती है, जो कि उसके एक टारगेट को हिट कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वो बार बार उसकी आंखों से ओझल हो जाती थी। तभी एकदम से वो उसके पीछे आती है और उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन डेको अपनी पावर्स का यूज करके उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो कि इजुको को ही टारगेट कर रहे थे, जिनके अटैक से वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। तभी डेको की मदद करने के लिए वहाँ पर वो चाकू आ जाती है, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है। अगर मैं उस दिन तेज होता तो बाकुगो को वो लोग नहीं ले जाते और ऑल माइट अभी भी अपनी पावर्स को यूज कर सकते। मुझे और तेज होना होगा। तभी वो अपनी स्पीड का यूज करके पलक झपकते ही वो चाकू को बचा लेता है और जब कुछ स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमला करने आते हैं, डेको एक किक से ही वहाँ की जमीन तोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो चाकू को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों एक बड़े से चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन तभी वो चाकू डेको के टारगेट को छूने जाती है, तभी इजुको उसके हाथ को झटक देता है। तुम कौन हो? तुम वो चाकू हो ही नहीं सकती। गिरते वक्त भी तुमने अपनी पावर्स को यूज नहीं किया। तभी वो लड़की अपने क्वर्क को हटाती है और हम देखते हैं कि वो केमी है। वो निर्वस्त्र है, जिसकी वजह से वो शॉक में चला जाता है। इसका फायदा उठाकर केमी उसके ऊपर हमला करने जाती है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो बच पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैरो आ जाता है, जो अपनी टेप से केमी को उससे दूर कर लेता है। तभी वो चाकू उसे छूने ही वाली थी, लेकिन तभी केमी बच जाती है। वो इजुको से और भी ज्यादा बात करना चाहती थी, पर उसके दोस्त बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। सैरो उसके पीछे जाने लगता है, पर डेको उसे रोक देता है। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे, ऊपर से उसके
पास टारगेट्स नहीं थे, यानी वो हमारे पीछे दोबारा आएगी, तो साथ में रहना ही बेहतर होगा। और एक और बात, तुम लोग सच में तुम ही हो ना? सैरो उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। वो लड़की असल में ओचाको का रूप लेकर आई थी। ये सुनकर ओचाको शर्मा जाती है और सैरो डेकू के पास जाता है। डेकू, मुझे बताओ, क्या वो बिना कपड़ों की थी? जल्दी बताओ। इसके बाद वो तीनों बैठकर प्लान बनाने लगते हैं। डेकू डिसाइड करता है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जिसके बाद सैरो अपने टेप और ओचाको अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन सभी को जमीन पर दबा देंगे। वो इसी प्लान का यूज करते हैं और सभी जब जमीन से चिपके हुए थे वो टारगेट्स को हिट करके टेस्ट को पास कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम शोटो को देखते हैं, जो कि रंग बिरंगे निंजा से घिरा हुआ था। वो शोटो के टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने आइस से खुद को बचा भी लेता है और साथ ही उन सभी के पैरों को जमा भी देता है। लेकिन तभी एक निंजा अपने क्वर्क से चीजों को बड़ा करने लगता है, जो वो लगातार शोटो पर फेंकता ही जाता है, जिसकी वजह से शोटो का आइस बैरियर टूट जाता है। जिसके बाद वो एक और नट को फेंकता है। शोटो उसके ऊपर फायर का यूज करता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि हल्की सी ट्रैजेक्टरी भी नहीं चेंज होती। जिसके बाद वो लाल निंजा उसे बताता है कि ये सारी चीजें टंगस्टन से बनी है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं बाकी के निंजास भी खुद को उसकी बर्फ से आजाद कर लेते हैं। उन सभी ने उसके क्वर्क को स्टडी किया है और वो उससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी से आए हैं। वो जब फ्लेम का यूज करता है वो वाटर और मड के अटैक से उसे रोक देते हैं और आइस को तोड़ने के लिए वो फिजिकल अटैक्स का यूज करते हैं। तो वो सबसे पहले उनके लीडर को खत्म करने जाता है, पर फिर से वही दोनों निंजा उसके फायर के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन आग और पानी के मिलने की वजह से वहाँ चारों तरफ स्टीम फैल जाती है, जिसके अंदर शोटो गुम हो जाता है। लेकिन तभी शोटो जानबूझकर उसके अंदर आग जलाता है, जिससे वो सभी लोग उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी शोटो एक बड़े से गैस टैंक को डैमेज कर लेता है। वहीं जब वो लोग उसके पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि टेलीफोन बूथ पर आग लगी थी और शोटो उनके पीछे ही खड़ा था, जो एक फायर के अटैक से उस बड़े से गैस टैंक को फोड़ देता है। उस धमाके की वजह से वो सारे निंजा उड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और शोटो उन सभी को जमा देता है। इसके साथ ही वो भी टेस्ट को पास कर जाता है। दूसरी तरफ साइको के पास एक आईक्यू का क्वर्क है, जो कि चाय पीने के बाद एक्टिवेट होता है, जिससे वो खतरनाक सी जीनियस बन जाती है। वो सेया अकेडमी के बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कुछ यूए के स्टूडेंट्स को ट्रैक कर रही थी। वहीं जीरो भी अपनी पावर्स का यूज करके पता लगा लेती है कि उस बिल्डिंग में और भी लोग हैं। लेकिन तभी साइको ऊंची ऊंची म्यूजिक प्ले करने लगती है, जिसकी वजह से जीरो को रुकना पड़ता है। जिसके बाद वो शीशों को तोड़कर शोजी को भी अपनी आंखों का यूज करने नहीं देते। तो जीरो डिसाइड करती है कि वो उनके ऊपर हमला करेगी, पर उसके इक्विपमेंट्स छत पर खड़ी लड़की शॉट मारकर तोड़ देती है। इसके बाद उस जगह का टेम्परेचर अचानक से ही कम होने लगता है। इसकी वजह से सू तुरंत ही सो जाती है। वहीं साइको का प्लान सिंपल है, वो जानबूझकर मोमो के क्वर्क्स को यूज कराना चाहती है ताकि वो भी किसी काम की ना बचे। वो तभी वहाँ के एक गेट को भी सील कर देते हैं और मोमो भी समझ जाती है कि उनका प्लान भी यही है। वो चाहते हैं कि वो अपने क्वर्क को यूज करके थक जाए, लेकिन तभी उसे डेकू की बात याद आती है। जिसके बाद वो उन सभी के लिए बड़े बड़े हेडफोन्स बना देती है और साथ ही कुछ बड़ी सी चीज भी बनाती है। वहीं साइको सभी से कहती है कि अब वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाते हैं क्योंकि मोमो ने एक बड़ा सा स्पीकर बनाया था और वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड से उन सभी को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सभी गेट से बाहर निकलकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर साइको मोमो को पकड़ लेती है और उसे वापस उसे रूम में खींचकर उसके टारगेट्स को हिट करने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर सू और शोजी वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचाने के बाद साथ में वहां से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ बाकुगो, डेंकी और किरिशिमा शिकेत्सु हाई स्कूल के एक स्टूडेंट से लड़ रहे थे, जिसका नाम सेजी है और वो अपने क्वर्क मीट मॉन्स्टर की वजह से किसी को भी इस भत्ते से आटे में बदल सकता है। जिसके बाद सेजी अब उन दोनों के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाकुगो अपने एक्सप्लोजन्स की मदद से उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेजी एक नया प्लान बनाता है। वो प्लेटफॉर्म के नीचे से अपने फ्लैश के टुकड़े को उनकी तरफ भेजता है और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। तो जब बाकुगो उसके ऊपर हमला करने आता है, उसके एक फ्लैश का टुकड़ा उससे चिपक जाता है और उसे भी किरिशिमा की तरह एक छोटे से बॉल में बदलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से बदल जाता, बाकुगो अपने एक ग्रेनेड को डेंकी की तरफ फेंक देता है, जिससे डेंकी सेजी की तरफ फेंक कर एक धमाका कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है, जिसकी वजह से उसका क्वर्क कमजोर हो जाता है। किरिशिमा और बाकुगो दोनों ही आजाद हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला करके सेजी को हरा देते हैं। पर इसकी वजह से जो भी मीट बॉल्स बने थे वो वापस से खड़े होने लगते हैं और अब उन तीनों को नए टारगेट्स मिल चुके थे और उन सभी को हराने के बाद वो भी अगले टेस्ट में मूव ऑन कर जाते हैं। करंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 11 यूए के स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी यूए का कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ग्राउंड में ईडा और आयोमा टीम अप करते हैं, जहां ईडा आयोमा को बचाना चाहता था, लेकिन तभी आयोमा डिसाइड करता है कि वो उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। मेरा
खड़ा हो रहा है, मैं खड़ा हो रहा हूँ अपने पैरों पर। वो लेजर को आसमान में मारकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है और वो ईडा से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कबूतरों का झुंड आ जाता है जिन्हें की कोजी लेकर आया था, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स का ध्यान बच जाता है। तभी वहाँ पर क्लास 1A के बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। टोकोयामी अपनी शैडो और मिनेटा अपनी बॉल से सभी को चिपका देता है, जिसके बाद टोरू अपनी पावर्स का यूज करके सभी को अंधा करने लगती है और टारगेट्स को हिट करने लगती है। क्लास 1A अपने टीम वर्क की वजह से उस टेस्ट को पास कर जाती है और उनमें से एक भी फेल नहीं हुआ था। इस तरह से 100 में से 100 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और यूए हाई के 20 स्टूडेंट्स पास हुए थे और अब ये 100 स्टूडेंट्स अगले स्टेज में जाएंगे। इसके बाद एग्जाम का दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है। बैटलफील्ड की कई सारी बिल्डिंग्स टूटने और गिरने लगती हैं और इस टेस्ट में स्टूडेंट्स को इंजर्ड लोगों को बचाना होगा जो कि स्पेशली ट्रेन्ड एक्टर्स हैं। टेस्ट की शुरुआत में सबके पास 100 पॉइंट्स होंगे और जैसे जैसे वो गलतियां करेंगे उनके पॉइंट्स कम होते जाएंगे और जब भी वो किसी को बचाएंगे उनके स्कोर में पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पॉइंट 50 से नीचे चले जाते हैं तो वो फेल हो जाएगा। हर पार्टिसिपेंट को मॉनिटर करने के लिए अलग बंदा रखा गया है। सेकंड टेस्ट को भी शुरू कर दिया जाता है और सारे स्टूडेंट वापस से बैटलफील्ड में आते हैं, जहां डेकू को एक रोता हुआ बच्चा दिखता है जो कह रहा था कि उसके ग्रैंडपा मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। कहां फंसे हैं, किस तरफ? तुम सबके माइनस पॉइंट्स लगेंगे। तुम्हें सबसे पहले जो इंजर्ड है उसका ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। इसके बाद डेकू उसे उठाकर कलेक्शन एरिया में ले जाकर रख देता है। दूसरी तरफ इनासा भी अपने विंड का यूज करके लोगों को बचाने लगता है, लेकिन उसे भी अपनी हरकतों के लिए डांट पड़ने लगती है। उनका रेस्क्यू मिशन चल ही रहा था तभी वहां पर कुछ बैंडिट्स आ जाते हैं और उनका लीडर प्रो हीरो ऑर्का है और अब अनाउंस किया जाता है कि उनके 2 गोल्स हैं, पहला सिविलियंस को बचाना और दूसरा उन्हें विलन से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद बैंडिट्स अपने अटैक को शुरू कर देते हैं और उनकी शुरुआत ही फर्स्ट एड स्टेशन के काफी पास से हुई थी और अब हीरोज के पास 2 चॉइस है, या तो वो सिविलियंस को बचाकर ले जाएं या फिर इन सभी से लड़ना शुरू करें। डेकू सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी शिंडो आगे जाता है और अपने वाइब्रेशन के अटैक से उन सभी को रोकने लगता है। तुम सभी लोग इंजर्ड सिविलियंस को बचाने पर ध्यान दो। लेकिन वो ज्यादा देर तक बैंडिट्स को नहीं रोक पाता। एकदम से उसके पास किलर वेल आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। तभी वहां पर शोटो आकर आइस से उसके ऊपर हमला करता है और उसने कई सारे बैंडिट्स के पैरों को जमा भी दिया था, लेकिन ऑर्का के सामने उसके अटैक्स नहीं चलते। तभी वहां पर इनासा भी आ जाता है जो शोटो के सारे बर्फ को तोड़ता हुआ छोटे बैंडिट्स को उड़ाकर दूर फेंक देता है, पर ऑर्का अभी भी वहीं खड़ा था। इसके बाद शोटो अपने फायर से उसके ऊपर हमला करता है, पर उसी वक्त इनासा ने भी उसके ऊपर अटैक किया था और दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से वो ऑर्का तक पहुंच ही नहीं पाते। इसकी वजह से वो दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं। इनासा को लगता है कि शोटो ने ये जानबूझकर किया है क्योंकि वो है तो आखिर एंडेवर का बेटा। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब इनासा बच्चा था वो एंडेवर का फैन था और वो उसका ऑटोग्राफ लेने जाता है, पर एंडेवर उसके हाथ को झटकते हुए वहां से चला जाता है। उस दिन इनासा ने एंडेवर की आंखों में सिर्फ गुस्सा देखा था और कुछ भी नहीं। और जब उन दोनों का ध्यान बटा हुआ था, बैंडेज शोटो के ऊपर सीमेंट मिक्सचर से हमला करते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ ही हमला करते हैं, पर इसकी वजह से फ्लेम शिंडो की तरफ जाने लगती है। पर इससे पहले कि शिंडो शॉर्मा बन जाता, डेकू आकर उसे बचा लेता है और उनसे पूछता है कि भला वो लोग कर क्या रहे हैं। तभी हम फिर से उनका पास्ट देखते हैं जहां रिकमेंडेशन वालों के एग्जाम चल रहे थे। रेस के दौरान इनासा सबसे आगे था, लेकिन तभी शोटो अपनी आइस का यूज करके उससे आगे चला जाता है। इनासा को लगता है कि वो इस मौके का यूज करके उसे अपना दोस्त बना सकता है, तो वो सबसे पहले विंड का यूज करके रेस को जीत जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया, अगली बार पता नहीं क्या होगा। चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर फालतू की बातें करने नहीं आया हूँ। इनासा देखता है कि शोटो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी ऑर्का इनासा के ऊपर हमला कर देता है। उसके सोनिक वेव्स की वजह से इनासा जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद ऑर्का शोटो के पास जाकर उसके ऊपर भी वही अटैक करता है। तभी शिंडो अपनी वाइब्रेशन का यूज करके आ रहे बैंडिट्स को रोक देता है और डेकू से कहता है कि वो उन्हें खत्म करे। वहीं शोटो और इनासा रियलाइज करते हैं कि वो वही बनते जा रहे थे जिससे वो नफरत करते हैं, जिसके बाद वो अपनी फायर और विंड को एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां फायर वॉल्ड बन जाता है और ऑर्का उसके बीच में फंसा हुआ था। इसी दौरान डेकू और बाकी के हीरोज छोटे मोटे विलन्स को खत्म करने लगते हैं, लेकिन तभी ऑर्का अपनी पावर से उनके वॉल्विंड से बाहर आ जाता है। पर तभी वहां पर डेकू आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसी वक्त टेस्ट भी खत्म हो जाता है क्योंकि सारे विक्टिम्स को बचा लिया गया था। इसके बाद जब उनके पॉइंट्स कैलकुलेट करके दिखाए जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि सारे लोग पास हो गए हैं, सिर्फ बाकुगो
इनासा और शोटो को छोड़कर। और इसी के साथ प्रोविजनल लाइसेंस का एग्जाम खत्म हो जाता है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पास हुए थे उन्हें टेम्पररी हीरो लाइसेंस दे दिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं उनके पास अभी एक और चांस है पास होने का। इसके लिए उन्हें स्पेशल कोर्सेज लेने होंगे और अपने इंडिविजुअल टेस्ट में पास होना होगा, और अगर उनके रिजल्ट अच्छे हुए उन्हें भी टेम्पररी हीरो लाइसेंस मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि वो असल में केबी नहीं टोगा थी, जो कि अपने मेटामॉर्फोसिस क्वर्क का यूज कर रही थी। जब वो किसी के ब्लड को अब्सॉर्ब करती है वो उसका रूप ले सकती है, और जब उसने डेकू को स्क्रैच किया था उसने उसका भी खून ले लिया था। दूसरी तरफ ऑल माइट टार्टर प्रिजन में जाता है, जहाँ जापान के सबसे खतरनाक विलन्स को रखा जाता है। वहाँ वो ऑल फॉर वन से मिलने गया था और उससे शिगाराकी की लोकेशन मांगता है। शिगाराकी आजाद पंछी है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। तुम्हारे रिजाइन के बाद कोई भी हीरोज पर भरोसा नहीं करता, और अब तुम बस चुपचाप बैठकर देखो कि कैसे सोसाइटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे और डेको को खत्म करना चाहते हो, पर तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? मैं तुम्हारे सारे प्लान्स और सभी विलन्स को हरा कर दिखाऊंगा, ये वादा रहा। आगे जब ऑल माइट वापस जा रहा था वो डेकू का भेजा हुआ फोटो देखता है जो कि उसके लाइसेंस की थी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शाम को बाकुगो डेकू को बाहर बुलाता है और वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो डेकू से पहली बार हारा था। तुम किसी काम के नहीं थे, बिना कोर के तुम्हें कोर कैसे मिल गया? उसके बाद तुम यूए भी आ गए। जब से ऑल माइट इस टाउन में आया है तुम ऊपर और ऊपर ही जाते रहे, और अब फाइनली प्रोविजनल लाइसेंस भी तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी ये ताकत ऑल माइट से मिली है ना? वो विलन्स का बॉस दूसरे से कोर्क छीन सकता है और मल्टीपल कोर्क्स को एक साथ भी यूज कर सकता है। बाकुगो सारी स्टोरी को कनेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे अभी भी एक चीज समझ नहीं आ रही थी, ऑल माइट ने भला उसके जैसे वीकलिंग को क्यों चुना? चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तभी बाकुगो डेकू के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन डेकू उससे नहीं लड़ना चाहता था, तो वो बस उसके हमलों को डॉज कर रहा था। बाकुगो हमेशा ऑल माइट को एडमायर करता था, पर डेकू की वजह से उसने अपनी सारी ताकत खो दी और अब दुनिया के पास सिंबल ऑफ पीस नहीं बचा है। वहीं उन दोनों की इस लड़ाई को एक छोटा सा रोबोट देख रहा था, जो कि आइजावा को कांटेक्ट करके सारी चीजें बता देता है। वो उन दोनों को रोकने जा ही रहा था, तभी उसे ऑल माइट रोक देता है। दूसरी तरफ उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी, जिस दौरान ना चाहते हुए भी डेकू को उससे लड़ना पड़ता है, और जब बाकुगो नीचे गिर जाता है वो इसके बावजूद भी उसकी मदद करने जाता है, पर बाकुगो उसके हाथ को झटक देता है। आखिर क्यों ऑल माइट ने तुम्हें चुना? आखिर मैं कब तुमसे पीछे चला गया और ऐसा इंसान बन गया जिसकी वजह से ऑल माइट की सारी ताकत चली गई? अगर मैं स्ट्रांग होता तो ये सब कभी नहीं होता। उसकी बातें सुनकर डेकू सन्न रह जाता है और वो भी उससे पूरी ताकत से लड़ने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन इस दौरान बाकुगो की स्पीड उसके लिए काफी ज्यादा थी और बाकुगो उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। डेकू उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर बाकुगो उसके हाथ को पकड़कर दूर फेंक देता है। इतनी सारी पिटाई खाने के बावजूद भी डेकू वापस से खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बाकुगो रोशनी करके उसे अंधा कर देता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं इसी दौरान हमें पता चलता है कि डेकू हमेशा बाकुगो को एडमायर करता था और शायद बाकुगो ने उसे ऑल माइट से भी ज्यादा इंस्पायर किया है, और अब डेकू उसके ऊपर वापस से हमला करने लगता है, जिस दौरान उसे वो इंजर्ड भी कर देता है, जिसके बाद डेकू हवा में कूद जाता है। वहीं अभी तक उसने सिर्फ अपनी लातों का यूज किया था, तो अचानक से जब वो उसे मुक्का मारने जाता है बाकुगो उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन तभी बाकुगो उसके टी शर्ट को पकड़ लेता है और अपने फायर का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है और बाकुगो जीत गया था। तभी वहां पर ऑल माइट आ जाता है, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ऑल माइट बाकुगो को बताते हैं कि उन्होंने डेकू को क्यों चुना। वहीं बाकुगो खुद को लूजर कह रहा था, क्योंकि उसी की कमजोरी की वजह से दुनिया अब दोबारा ऑल माइट को नहीं देख पाएगी। अगर वो ताकतवर होता तो ऐसा कभी ना होता, पर ऑल माइट कहता है कि उसका समय वैसे ही खत्म होने वाला था और ये किसी की भी गलती नहीं है। इसके बाद ऑल माइट उसे शुरू से अंत तक की कहानी सारी सुना देता है और बाकुगो प्रॉमिस करता है कि वो उनके सीक्रेट को किसी को नहीं बताएगा, और अब वो दोनों राइवल्स बन चुके हैं। ऑल माइट तो उन्हें जाने देता है, पर आइजावा उन्हें नहीं छोड़ता और उन्हें रूल्स को तोड़ने के लिए पनिश करता है। वो बाकुगो को 4 दिन का हाउस अरेस्ट देता है और डेकू को 3 दिन का, और इस दौरान वो दिन भर डॉर्म के कॉमन एरिया को साफ करेंगे और वो अपनी इंजरीज के लिए रिकवरी गर्ल की मदद नहीं ले सकते, उन्हें खुद ही हील होना होगा। अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वो उन्हें सोने के लिए भेज देते हैं। आगे हम विलन टॉयज को देखते हैं। वहीं ऑल माइट के रेजिग्नेशन के बाद अभी भी टीवी पर उसी की बातें चल रही हैं, और भले ही कोई भी
ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब एंडेवर सिंबल ऑफ पीस बनने वाला है, जिसकी पर्सनालिटी ऐसा बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। वहीं ऑल माइट के जाने के बाद विलन्स और भी ज्यादा एक्टिव होने लगे हैं और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। लीग ऑफ विलन्स भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन विलन्स को चूज करने में वो काफी सिलेक्टिव हैं, तो वो सिर्फ उन विलन्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि थोड़े से पागल और ताकतवर हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल नेजो ने पूरे स्कूल की मीटिंग रखी है। समय काफी खराब हो गया है और देखने में ऐसा लगता है कि और ये खराब होता ही जाएगा, इसलिए हम पार्ट टाइम हीरो वर्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे स्कूल का गोल सिर्फ एक ही है, हम वर्दी हीरोज बनाना चाहते हैं। इसके बाद माइक पर हाउंड डॉग आता है जो कि कुछ बोलने की जगह भौंक रहा था। इसके बाद आखिर में वहां व्लाद आता है जो उन्हें स्कूल के रूल्स को फॉलो करने को कहता है। इसके बाद क्लास शुरू हो जाती है जहां एजावा उन्हें पार्ट टाइम हीरो जॉब के बारे में और चीजें बताता है। जैसा तुमने इंटर्नशिप में किया था, तुम बाहर जाकर हीरोज का काम कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ स्कूल के बाहर होने वाला है। एकेडमी तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दूसरी तरफ बाकुगो और मिनटा अभी भी सफाई में लगे हुए थे। वहीं डेको को सदमा लगा था क्योंकि सिर्फ उसने एक ही दिन मिस किया है, पर उन्हें बाकियों की जरा भी बातें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उनकी पनिशमेंट की वजह से कोई भी स्टूडेंट उन्हें वर्क स्टडी के बारे में नहीं बता सकता था। इसके बाद डेको जब कूड़े को फेंकने जा रहा था, तभी दीवार पर एक चेहरा आता है, तुम कूड़े को वहां फेंक सकते हो, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। डेको को लग रहा था कि बाकुगो ने उसके सर पर ज्यादा ही जोर से मार दिया होगा, लेकिन तभी वो चेहरा जमीन से बाहर आता है। अरे वाह, तुम तो वही हो, तुम्हें मेरे बारे में जल्दी पता लगेगा। जिसके बाद वो फिर से वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद 50 पन्नों के अपॉलॉजी लेटर के साथ डेको का हाउस अरेस्ट खत्म हो जाता है। और अब क्योंकि डेको यहाँ पर आ चुका था, आइजावा वर्क स्टडी के बारे में और डिटेल्स बताता है, जिसके लिए वो 3 स्टूडेंट्स को बुलाता है जो कि स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स हैं और इन्हें बिग 3 कहा जाता है। सबसे पहले टमाकी यामाजीकी की बोलने की बारी थी, लेकिन वो बोलने से पहले ही घबरा जाता है और अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है, तो उसकी जगह नेजिरे हाडो बोलने लगती है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है, वो सभी स्टूडेंट से अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने लगती है। ये सब चल क्या रहा है? ये कोई तरीका है प्रेजेंटेशन का? इसके बाद बोलने की बारी मिरियो टोगाटा की थी। तो बोलो पंटरों, फ्यूचर कैसा होने वाला है? लेकिन वहां पूरी तरह से शून्य सन्नाटा था। जिसके बाद वो सभी को फाइट के लिए इनवाइट करता है। वो सब लोग मिलकर मिरियो टोगाटा से लड़ेंगे, तभी तुम्हें समझ आएगा कि हमारे लेवल्स में कितना फर्क है। तो सारे स्टूडेंट्स अपने जिम के क्लोथ्स पहनकर ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां मिरियो उनका इंतजार कर रहा था। वहीं टमाकी इस एरिया में भी दीवार पर मुंह अटकाए हुए है। सबसे पहले अटैक करने के लिए डेकू जाता है, लेकिन तभी मिरियो के कपड़े नीचे गिरने लगते हैं। ओ माफ करना जरा लेडीज, मेरे क्वर्क थोड़ा ट्रिकी है। तभी डेकू उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका पैर मिरियो से आर पार हो जाता है। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उनके सारे हमले मिरियो के आर पार हो जाते हैं। इसके बाद मिरियो नंगू पुंगू ही सारे रेंज्ड फाइटर्स को ठिकाने लगाता है, तो टोकेयामी, जीरो और पता नहीं कितने तो ढेर हो जाते हैं। और इसके बाद सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले ही बचे थे। वहीं क्योंकि शोटो के पास प्रोविजनल लाइसेंस नहीं था, वो उसके साथ नहीं लड़ रहा था। तभी डेको सभी से कहता है कि उन्हें उस पर तब अटैक करना चाहिए जब वो उनके ऊपर हमला करने वाला हो। इसके बाद मिरियो उनकी तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते जमीन के अंदर चला जाता है। वो डेको के पीछे से बाहर आता है, पर उसने पहले ही उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया था और डेको उसे किक मारने जाता है, लेकिन वो किक उसके आर पार चली जाती है और वो जानबूझकर उसकी आंखों की तरफ हमला करता हुआ उसकी आंखों को बंद करवा देता है और खींच के अपर कट मारता है। पर वो इतने पर ही नहीं रुकता, वो जाके बाकी के स्टूडेंट्स को भी हराने लगता है और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो सब जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद मिरियो बताता है कि उसका क्वर्क परमिएशन है। जब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, यहाँ तक कि जमीन के भी। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है, वो चीज उसे बाहर फेंकने लगती है, क्योंकि ये लॉज ऑफ फिजिक्स के खिलाफ है। लेकिन उसके क्वर्क के डाउन साइड्स भी हैं। जब वो अपने क्वर्क को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन उसके लंग्स के आर पार हो जाता है, उस तक आवाज भी नहीं पहुंच पाती, और क्योंकि लाइट भी उसकी बॉडी के आर पार होती है, वो देख भी नहीं पाता। इस स्टेट में वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए वो जब किसी चीज के आर पार होता है, वो अपनी क्वर्क को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है और बताता है कि एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई नल्ला सा क्वर्क भी बड़ा ही ओपी बन सकता है। डेको समझ जाता है कि मिरियो का क्वर्क स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, पर उसने अपनी पावर्स को ट्रेनिंग से डेवलप किया है और इस पर उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। आगे जब वो तीनों वहां से जा रहे थे, नेचरे उससे पूछती है कि क्या किसी स्टूडेंट ने उसे सरप्राइज किया। वही हड्डी तोड़वाने वाला स्टूडेंट। वो बड़ी ही जल्दी
ही मेरे मूव्स को प्रिडिक्ट करने लगा था। आगे हम बाकुगो को देखते हैं जो गुस्से में सभी से कूड़ा मांग रहा था। इसके बाद डेकू ग्रैंड टोरिनो को इंटर्नशिप के लिए कॉल करता है, पर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो लीग ऑफ विलेंस को ढूंढने में बिजी हैं और वो उससे कहते हैं कि वो ऑल माइट के साइड किक को ज्वाइन कर सकता है जिसका नाम नाइट आई है। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है। हमें अभी अभी पता चला है कि ओवरहॉल कुछ करने वाला है। इसके बाद हम ओवरहॉल को देखते हैं जो कि लीग ऑफ विलेंस से मिलने जाता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे के पार्ट्स और भी भयंकर होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना।